ठीक है, लाइव है सर। Good afternoon to all of you. We have completed in the last session biodiversity part 1. Today we will cover biodiversity part 2. आज जो हम कवर करेंगे उसमें जो मेन 3 टॉपिक्स हैं वो है थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज एंड द डिफरेंट केस स्टडीज ऑफ इंडिया. Threats to biodiversity. Threats to biodiversity, main threats are habitat loss, overexploitation, poaching, man-wildlife conflicts, and biological invasion. Habitat loss. Habitat क्या होता है? कोई भी जो लिविंग बीइंग है, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे प्लांट्स हो, वो जहां भी स्टे करती है रहती है उसका एक सर्कल होता है. उस सर्कल में उसको इजीली फूड अवेलेबल होता है, शेल्टर होता है, प्रोटेक्शन होता है एंड उनके रिप्रोडक्शन प्रोसेस के लिए एक प्रॉपर क्लाइमेट एंड एटमॉस्फेयर होता है. तो किसी पर्टिकुलर स्पेसीज के लिए जहां ये सब अवेलेबिलिटी होती है उस पर्टिकुलर स्पेसीज के लिए वो एरिया जो होता है हैबिटेट होता है. Habitat generally refers to the part of the ecosystem required by a particular species for food, shelter, protection and reproduction. And habitat loss means definitely जब ये habitat इतना ideal case है जब उसका पूरा loss हो जाता है, मे बी वहाँ पे क्वालिटी डाउन हो गई हो, मे बी समथिंग कुछ फॉरेस्ट फायर हो गया हो, तो जिस भी रीजन से अगर लॉस हो रहा है उस हैबिटेट का, दैट इज हैबिटेट लॉस. It is the process by which a natural habitat becomes incapable of supporting its native species. कि means loss की वजह से जो habitat है वो incapable हो जाता है support करने में native species को. The organisms that previously inhabited the site are displaced or dead, thereby reducing biodiversity and species abundance. Example: Amazon rainforest में 7,50,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो फॉरेस्ट है वो लॉस हुआ इन कंट्रीज ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, बोलिविया एंड गुयाना. इस इमेज से भी शो देख सकते हो आप, ये अमेजन फॉरेस्ट की इमेज है जिसमें पूरे फॉरेस्ट की कटिंग करके उसे एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट किया गया. दैट मींस हैवीली डिफॉरेस्टेशन हुआ एंड हैवीली डिफॉरेस्टेशन की वजह से वहां पे बहुत सारे जो वहां पे एनिमल्स थे उनका जो है हैबिटेट लॉस हुआ. There are 3 types of habitat loss. Number 1 is habitat destruction. Habitat destruction में क्या होता है, मीन्स कि अगर कोई फॉरेस्ट है वहाँ पे हम इंटेंशनली हमें वहाँ पे कुछ क्रिएट करना है, फॉर एग्जांपल कोई इंडस्ट्री लगानी है समथिंग, एंड हम वहाँ पे फॉरेस्ट फायर है तो इंटेंशनली क्रिएट करें या फिर इंटेंशनली हम वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन करें, तो उस एरिया में जो हमने इंटेंशनली डिस्ट्रक्शन किया या फिर वो हमारे इंटेंशनली फॉरेस्ट फायर की वजह से हुआ, तो दैट इज हैबिटेट डिस्ट्रक्शन. उस पर्टिकुलर एरिया को हमने डिस्ट्रक्शन कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया. देन हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन. हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन मींस कि एक फॉरेस्ट है, किसी का हैबिटेट है कंप्लीटली, लाइक एलिफेंट्स हैं, वो कॉन्टिन्यूसली एक एरिया से दूसरे एरिया मूव करते रहते हैं, बट अगर हमने उसके बीच में इन बिटवीन हाईवे निकाल दिया या फिर कोई कैनाल पास करा दी या फिर हमने बीच में कुछ पैचेस में कुछ हमने यहाँ एस्टैब्लिशमेंट क्रिएट कर दिया, तो ये जो फ्रेगमेंट्स बट गए धीरे धीरे, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बन गए, पैचेस बन गए, दिस इज नोन एज हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन. हैबिटेट डिग्रेडेशन. डिग्रेडेशन मींस क्वालिटी डाउन होना, कि हमने डायरेक्टली वहां कुछ भी नहीं किया. फॉर एग्जांपल एक ओशन है, ओशन में हमने डायरेक्टली कुछ भी वहां पे डिग्रेड मतलब कोई डिस्ट्रक्शन नहीं किया. फॉर एग्जाम्पल हमने वहाँ कुछ भी क्रिएशन नहीं किया, कुछ भी वहाँ फिलिंग नहीं करी, बट स्लोली स्लोली हमने जितना भी हमारा सीवर वाटर था वो हमने उसमें डंप किया. हमारा जो रेडियो एक्टिव वेस्ट पॉल्यूशन था वो हमने उसके ऊपर डंप किया, एंड हमारे जितने भी सॉलिड वेस्ट मीन्स इंडस्ट्रियल डिस्चार्जेस थे हमने वो भी किए. तो हमने क्या किया, क्वालिटी को डिग्रेड किया. जब डेफिनेटली हमने क्वालिटी डिग्रेड किया तो जो एक्वेटिक स्पेसीज थे उनके लिए जो उनका हैबिटेट था वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल वाटर में पीएच का वेरिएशन होगा, वाटर में हैवी मेटल्स आएंगे जिसकी वजह से जो डिग्रेडेशन है वो उसकी जो है हैबिटेट का वो स्टार्ट होगा. Habitat destruction. Destruction occurs when natural habitats are no longer able to support. Natural habitats are no longer able to support the species present.
मैंने आपको पहले बताया कि जो हैबिटेट है अगर उसका डिस्ट्रक्शन होता है डायरेक्टली, कि वहाँ आपको फॉरेस्ट फायर हो या फिर वहाँ डिफॉरेस्टेशन कर दिया जाए और टोटली फिनिश हो जाए, तो वो जो उसका हैबिटेट होता है वो नो लॉन्गर एबल टू सपोर्ट, किसी भी तरह जो स्पेसीज को सपोर्ट चाहिए, फूड चाहिए, शेल्टर चाहिए, वो सब प्रोवाइड वो नहीं कर पाता. तो दिस टाइप ऑफ डिस्ट्रक्शन टू हैबिटेट, लॉस टू हैबिटेट इज नोन एज हैबिटेट डिस्ट्रक्शन. हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, स्पेशियल सेपरेशन, मैंने लास्ट क्लास में बताया था. स्पेशियल सेपरेशन मींस विथ रिस्पेक्ट टू द जीआईएस, दैट मींस विद रिस्पेक्ट टू द लोकेशन. तो मैंने भी जैसे बताया कि अगर कोई एक बड़े से फॉरेस्ट में हमने हाईवे क्रिएट कर दिया कि बीच से ऐसे हाईवे चले गए, तो हमने दो स्पेस बना दिए, एक ये स्पेस हो गया, एक ये फ्रेगमेंटेशन हो गया. अगर हमने कोई दूसरी कैनाल या समथिंग कोई दूसरे एक हाईवे पास करा दिया, तो हमने 4 अलग अलग स्पेसेस बना दिया. तो ये जो हम फ्रेगमेंट्स में, छोटे छोटे सेगमेंट्स में जो हम क्रिएट करते जा रहे हैं, दिस इज नोन एज हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन. The cutting up of habitats into fragments is mainly caused by agriculture land conversion, urbanization, dams, water diversions, pollution, invasive species, and deforestation, but can also be caused by geological processes that slowly alter the layout of the physical environment. इस इमेज से भी आप देख सकते हो कि एक हैवीली फॉरेस्ट में अगर हमने हाईवे क्रिएट कर दिया तो किस तरह से वो डिवाइड कर देता है, किस तरह से उसने फ्रेगमेंटेशन कर दिया, क्योंकि यहाँ व्हीकल्स का मूवमेंट होता रहता है, तो हर एनिमल इस तरफ से उस तरफ नहीं जाता, मूवमेंट उनके जो है स्टॉप हो जाते हैं. तो इस तरह से जो हम फ्रेगमेंट में डिवाइड कर देते हैं, दिस इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन. Habitat degradation. The main causes of habitat degradation is the pollution. Degradation means क्वालिटी को डाउन करना, क्वालिटी का गिर जाना, कुछ उसमें पॉल्यूटेंट का ऐड हो जाना. तो जो मेन कॉज है डिग्रेडेशन का, क्वालिटी का, हैबिटेट के डिग्रेडेशन का, इज पॉल्यूशन, इन्वेसिव स्पेसीज, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट. इन्वेसिव स्पेसीज मींस कोई पर्टिकुलर स्पेसीज अगर उस एरिया में अटैक कर दे, वहां पे डोमिनेट कर जाए, वहां के जो नेटिव स्पेसीज है उनको खत्म कर दे, तो दैट इज नोन एज इन्वेसिव स्पेसीज. Diminished resources such as water and food, urban sprawl, logging, mining, destructive fishing practices, and disruption of ecosystem process. ये सब जो है इकोसिस्टम की क्वालिटी को डिग्रेड करती है एंड अल्टीमेटली हैबिटेट लॉस, हैबिटेट डिग्रेडेशन के फॉर्म में होता है. इस इमेज में आप देख सकते हैं कि ओशंस में सीवेज जो है डायरेक्ट डंप किया जा रहा है. जब ये सीवेज डायरेक्ट डंप किया जा रहा है तो डेफिनेटली ये जो वाटर के ओरिजिनल केमिकल पैरामीटर्स हैं उन सब में चेंजेस लाएगा. जब वाटर की क्वालिटी में चेंजेस लाएगा तो वहाँ जो भी एक्वेटिक स्पीसीज हैं, फिशेस हैं, प्लांट्स हैं, उन सब पे इफेक्ट इसका आएगा एंड हैबिटेट लॉस होगा. दिस इज हैबिटेट डिग्रेडेशन. हैबिटेट डिग्रेडेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एसिड रेन. एसिड रेन जो होता है उसमें दो इंपॉर्टेंट जो केमिकल कंपाउंड होते हैं, एक होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड, और दूसरा होता है सल्फर ऑक्साइड्स. एंड इनके जो मेन सोर्सेज हैं वो हैं इंडस्ट्रीज एंड व्हीकल्स. इस इमेज में आप देख सकते हो कि ये जो इंडस्ट्रीज एंड व्हीकल्स हैं ये नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड सल्फर ऑक्साइड्स को रिलीज कर रहे हैं. जब ये रिलीज करते हैं तो ये फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और सल्फर ऑक्साइड्स क्लाउड में जाता है, H2O वाटर के साथ रिएक्शन करता है. जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो दो एसिड फॉर्म करता है. नंबर 1 इज नाइट्रिक एसिड, नाइट्रोजन ऑक्साइड रिएक्ट करके बनाएगा नाइट्रिक एसिड, एंड जो सल्फर ऑक्साइड से वो रिएक्ट करके बनाएगा सल्फ्यूरिक एसिड. तो जब ये दोनों चीजें का फॉर्मेशन होता है देन ये रेन के साथ अर्थ पे आते हैं. जब ये अर्थ पे आते हैं तो ये सॉइल्स पे भी जाएंगे, स्ट्रीम्स में जाएंगे, लेक्स में जाएंगे, रिवर्स पे जाएंगे, वेजिटेशंस पे जाएंगे. एंड बिकॉज ये एसिडिक होते हैं, इनका पीएच काफी डाउन होता है, तो ये इन सब सेंसिटिव जगहों पे इफेक्ट डालेंगे कि वाटर का पीएच कम हो जाएगा. तो मींस अल्टीमेटली जो हैबिटेट्स हैं उनको डिग्रेड करेंगे, उनकी क्वालिटी को और नुकसान पहुंचाएंगे. तो दिस इज वन ऑफ द सोर्स ऑफ द मेन सोर्स ऑफ हैबिटेट डिग्रेडेशन. उसके बाद आता है पोचिंग. पोचिंग इज द इलीगल हंटिंग. पोचिंग इज द इलीगल हंटिंग, कैप्चरिंग एंड ऑफन किलिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स.
पोचिंग की किस लिए जाती है? नंबर ऑफ रीजंस, लाइक किसी पर्टिकुलर एनिमल की आइवरी, किसी पर्टिकुलर एनिमल का मीट, स्किन, बोन्स, टीथ, उन सब की जो मार्केट वैल्यूज होती है उनको अर्न करने के लिए ही हंटिंग की जाती है। हंटिंग का केस स्टडी देखिए तो राइनोस के, कि राइनोस के जो राइनोस के जो हॉर्न होते हैं, ये जो हॉर्न है, इनकी कुछ बिलीव्स हैं कि मेडिसिनल वैल्यूज होती हैं, एंड इंटरनेशनल मार्केट में इसका पूरा नेक्सस है जो इसकी अच्छी वैल्यू भी जो है प्रोवाइड करता है। तो इंडिया में जो ब्लैक राइनोज थे, ब्लैक राइनोज 1960 में जो इनकी पॉपुलेशन थी उसके कंपैरिजन में 97.6% जो है डाउनफॉल हो गया, कम हो गया। यानी कि अगर 1960 में 100 राइनोज थे तो अब जो है सिर्फ 3 राइनोज ही रह गए, बाकी सब खत्म। तो दिस इज बिकॉज ऑफ द इलीगल हंटिंग, दिस इज बिकॉज ऑफ द पोचिंग। इसी तरह से एलिफेंट्स जो है आइवरी के लिए किए जाते हैं, राइनोस जो है हॉर्न्स के लिए, पेंगोलिन्स का भी होता है मीट एंड मेडिसिनल यूज के लिए, टाइगर्स एंड लेपर्ड्स का फॉर देयर स्किन, मस्क डियर का बिकॉज इट इज बिलीव्ड दैट दे आर वेरी यूजफुल फॉर मेडिसिन पर्पस, एशियन मेडिसिन मार्केट में उनका यूज होता है, माइग्रेटरी बर्ड्स का मीट के लिए। एक इमेज कैप्चर हुई थी कि एलिफेंट्स की आइवरी इतनी बड़ी क्वांटिटी में अगर कोई कहीं पकड़ी गई थी, दैट मींस कितने सारे एलिफेंट्स का जो है हंटिंग की गई होगी। कॉजेज ऑफ पोचिंग, लैक्स एंड ब्रोकन रेगुलेशन सिस्टम, जो गवर्नमेंट नॉर्म्स हैं वो काफी जगह पे लूप होल्स एंड लैकिंग है उसमें, तो इट इज बिकॉज ऑफ द लैक्स एंड रेगुलेशन सिस्टम। हाईली प्राइज्ड एंड वैल्यूड एनिमल्स पार्ट्स, जो उनके पार्ट्स हैं लाइक आइवरी एंड हॉर्न्स, उनकी जो प्राइसिंग है वो इंटरनेशनल मार्केट में हाईली प्राइज्ड है, एंड उनका वैल्यू भी काफी ज्यादा है क्योंकि कई सारे मेडिसिनल यूजेस में जो हैं, दैट्स व्हाई पोचिंग जो है इंक्रीज होती है। बहुत से अनप्रूवन रिलीजियस मिथ्स हैं, मेडिसिनल वैल्यूज हैं जो कहीं प्रूवन नहीं है लेकिन स्टिल उसकी वैल्यूज हैं तो डेफिनेटली जो है हंटिंग की जाती है। बहुत से एग्जॉटिक डिशेस जो कि नियर बाय मीन्स कहीं भी, से फॉर एग्जांपल एक्वेटिक की कोई पर्टिकुलर स्पीसीज की हंटिंग की जा रही है तो वहाँ उसको एग्जॉटिक डिशेस में फेमस किया हुआ है लाइट क्लास के लिए, इसलिए वहाँ पे हंटिंग उसकी इंक्रीज हो जाती है। ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल नेटवर्क्स, इसका अच्छा खासा वो ग्लोबल लेवल पे क्रिमिनल नेटवर्क है, बिकॉज जो पर्टिकुलर एनिमल्स और या फिर कोई स्पेसीज पाई जाती है वो पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है, एंड उनको पता है कि वो स्पेसीज कहाँ मिलेगी एंड उसका मार्केट वैल्यू क्या है, इसलिए वो थ्रू आउट प्रॉपर एकदम ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल नेटवर्क बनाया गया हुआ इसका। Devastating effects of poaching, it leads to extinction, एनिमल्स सफर, इट डेफिनेटली अगर कोई हंटिंग हो रही है तो एनिमल्स जो है सफर करेगा ही एंड एक्सटिंक्शन की तरफ बढ़ेगा ही। अगर एक्सटिंक्शन की तरफ जाने का मतलब कि अनसस्टेनेबल हंटिंग हो रही है, मींस जितना उनका प्रोडक्शन नहीं है उससे ज्यादा उनकी डेथ हो रही है। इट लेड्स टू मोर ह्यूमन डेथ, इट लेड्स टू मोर ह्यूमन डेथ। ह्यूमन डेथ क्यों? क्योंकि डेफिनेटली अगर आप हंटिंग करेंगे तो वो एनिमल भी जो है वो रिवर्ट करेगा ही करेगा, तो इसमें बहुत बार कुछ जरूरी नहीं है कि एनिमल की हंटिंग हो, कई बार जो ह्यूमन डेथ भी हो जाती है। कंपाउंड्स क्रिमिनल नेटवर्क एक्टिविटीज एंड इंक्रीज द ग्लोबल हेल्थ रिस्क, ये ग्लोबल हेल्थ रिस्क एंड ये जूनोटिक डिजीज अभी हम बाकी पॉइंट्स कवर करने के बाद कवर करते हैं। imbalance in food chain, we know that every food chain stage have its own importance, लेकिन अगर हमने किसी पे भी हंटिंग करी, किसी को हमने खत्म किया, रिप्लेस किया उस सर्कल वो चेन से, तो फिर पूरा चेन जो है डिस्टर्ब हो जाएगा। एंड सिमिलरली हर इकोसिस्टम में जो है हर सबका एक पर्टिकुलर रोल है, कोई प्रोड्यूसर है, कोई फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे है, कोई सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे है, एंड हंटिंग की वजह से जो है वो फूड चेन एज वेल एज इकोसिस्टम दोनों के दोनों डिस्टर्ब हो जाएंगे। डिक्रीज्ड वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, डेफिनेटली अगर कोई एक फॉरेस्ट है वहाँ कुछ सालों तक कुछ एनिमल्स थे, टाइगर्स थे, लेकिन हंटिंग की वजह से धीरे धीरे वो जो है कम हो गए, तो वहाँ जो टूरिज्म अट्रैक्शन होता है वो जो है खत्म हो जाता है। तो बिकॉज ऑफ दिस पोचिंग इट ऑल्सो लेड टू द डिक्रीज ऑन द वाइल्ड लाइफ टूरिज्म। इंक्रीजेस केसेस ऑफ जूनोटिक डिजीजेस एंड ग्लोबल हेल्थ रिस्क। जूनोटिक डिजीजेस क्या होते हैं कि हर एनिमल्स का अपना एक इम्यून सिस्टम होता है,
जब हम फूड चेन डिस्कस करते हैं तो फूड चेन में हर एनिमल एक ट्रॉफिक लेवल पे आता है, एंड कई बार क्या होता है कुछ माइक्रोब्स की एक्टिविटीज किसी पे भी हो रही होती है, तो जो नेक्स्ट लेवल होता है उसकी इम्यूनिटी जो है उसको क्लोज कर देती है, कि स्प्रेड को खत्म कर देती है। लेकिन अगर हमने ट्रॉफिक एनिमल से उस एनिमल को ही हटा दिया, तब वो डिजीज का स्प्रेड होने का रिस्क जो है बढ़ जाता है, विच अल्टीमेटली लीड्स टू द ग्लोबल हेल्थ रिस्क। जब ये लोकल होता है तो उसे लोकल आउटब्रेक कहते हैं, जब वो बड़े लेवल पे हो जाता है, कई सारे स्टेट्स में फैल जाता है, तो उसे एंडेमिक बोला जाता है। एंड लेकिन जब वो कई सारी कंट्रीज में फैल चुका होता है तो उसको पैंडेमिक बोला जाता है। एक्स्ट्रॉर्डिनरी वेज टू स्टॉप पोचिंग, क्योंकि हंटिंग एक बहुत बड़ा इशू है वाइल्ड लाइफ में। हंटिंग जो है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल्स की हंटिंग की वजह से सब एक्सटिंक्शन की तरफ है, तो इसको जो स्टॉप करने के वेज हैं, नंबर वन इज इंगेज द पब्लिक। जो भी जहाँ भी अगर हम फॉरेस्ट है उसके आसपास जो भी लोग रहते हैं नियर बाय, उनको आप इंगेज कीजिए, उनको आप अवेयर कीजिए कि अगर कोई अगर बाहर से आके कुछ हंटिंग करता है तो वो इमीडिएट रिपोर्ट कर सके, उनका भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। रिक्रूट मोर वाइल्ड लाइफ स्काउट्स, जो वाइल्ड लाइफ गार्ड्स होते हैं, स्काउट्स होते हैं किसी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर पर्टिकुलर एरिया में, उनका रिक्रूटमेंट जो है इंक्रीज होना चाहिए। टफर लॉज, पनिशमेंट जो है टफ होनी चाहिए, कि अगर कोई ऐसा अगर पाया गया या फिर उसकी जो मार्केट वैल्यूज को सेल आउट करते हुए, तो उनके लॉज इतने स्ट्रिक्ट हों कि आदमी ऐसे कुछ करने से पहले सोचे। गिव द एनिमल्स अ सेंचुरी, सारे एनिमल्स को तो एक सेंचुरी नहीं दी जा सकती, लेकिन पर्टिकुलरली जो भी एंडेंजर्ड हैं, एंडेंजर्ड जो भी एनिमल्स हैं, उनको एक सेंचुरी जो है प्रोवाइड की जाए। जोनिंग, डिमार्केट लैंड फॉर द वाइल्ड एनिमल्स, अगर कोई फॉरेस्ट में हमें पता है कि पर्टिकुलर इस रीजन में कोई टाइगर है, तो हम उसकी एक बाउंड्री डिमार्केट कर दें और वहां पे मूवमेंट्स जो है बंद कर दें। इस तरह से अगर हम कोई बाउंड्री बनाते हैं, जोनिंग कर देते हैं, तो इट विल हेल्प कि जो इलीगल हंटिंग है उसे काफी हम कंट्रोल कर लेंगे। पुट मोर ट्रैकर्स एंड सेंसर्स इन द वाइल्ड, वाइल्ड में भी अब काफी हाईटेक फॉरेस्ट में भी हो चुके हैं कि सेंसर्स एनिमल्स पे भी जो है उनकी नेक बेल्ट होती है, इसमें सेंसर्स लगाए जाते हैं, ट्रैकर्स लगाए जाते हैं, जिससे पता चलता है कि वो कहाँ कहाँ पे जो है मूवमेंट जो है कैसे कैसे कर रहे हैं। आउटलॉ द परचेज एंड सेल ऑफ एनिमल पार्ट्स एंड प्रोडक्ट्स, जो भी एनिमल्स के पार्ट्स एंड प्रोडक्ट्स हैं उन पे हमें आउटलॉ, उन पे स्ट्रिक्टनेस जो है ऑन इंक्रीज करनी चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली जो हंटिंग हो रही है वो उसके पार्ट्स एंड प्रोडक्ट्स को ही कहीं ना कहीं मार्केट में सेल आउट के लिए हो रही है, कोई ना कोई उसको परचेज कर रहा है। लेकिन अगर सेल एंड परचेज पे ही स्ट्रिक्ट लॉज आ जाए, हैं ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन अभी उतने वाइडर उतने अभी स्ट्रिक्ट नहीं है, इसको और स्ट्रिक्ट आउटलॉज की जरूरत है। Over exploitation. Over exploitation means when we harvest something on unsustainable rate. When we harvest an unsustainable rate. Unsustainable rate क्या होता है? किसी चीज का कोई प्रोडक्शन है और उसी के अकॉर्डिंग उसका जो एक्सप्लॉइटेशन है वो भी हो, कि दोनों सेम रेशियो में, अगर कोई 100 चीज प्रोड्यूस हो रही है तो 100 यूज है, तो दिस इज सस्टेनेबल, कि दोनों बराबर हैं। बट अगर प्रोडक्शन है सिर्फ थोड़ा सा, लेकिन एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है खूब हैवीली, तो दिस इज अनसस्टेनेबल, दिस इज अनसस्टेनेबल। तो ओवर एक्सप्लॉइटेशन की वजह से जो भी जो उनका मेन बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट है, वो ओवर एक्सप्लॉइटेशन की वजह से भी है। मैन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स, जो बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट होता है, कई बार फॉरेस्ट एरिया खत्म होते जा रहे हैं। जब फॉरेस्ट एरिया खत्म होंगे, कुछ फॉरेस्ट फायर हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया, वहां से हाईवेज आ रहे हैं, मीन्स धीरे धीरे उनका एरिया लिमिटेड होता जा रहा है, तो वहाँ के जो स्पेसीज हैं, जो वहाँ पे एनिमल्स हैं, वो मूव ऑन करेंगे। वो नियर बाय जो भी वहाँ पे नियर बाय जो भी पॉपुलेशन एरिया है, अर्बनाइजेशन है या फिर विलेजेस है, वहाँ पे मूव करेंगे। जब वो मूव करेंगे तो डेफिनेटली मैन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगी। When animals pose a direct and recurring threat to the livelihood or safety of people, leading to the persecution of that species. This is known as man-wildlife conflicts. It also often severely impacts the livelihood, security, and well-being of the people from whom we ask to support for wider conservation.
इसमें मेन यही है कि जो फॉरेस्ट के नियर बाय लोग हैं उन्हीं से एक्सपेक्टेशन करते हैं कि आप कंजर्वेशन कीजिए, आप सपोर्ट कीजिए, लेकिन जब एनिमल्स ही उनके पास मूव करते हैं तो दे आर आल्सो फोर्स्ड टू हंट देम। एंड इस कॉन्फ्लिक्ट में कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ एनिमल की हंटिंग होती है, कई बार जो एनिमल्स हैं वो ह्यूमन बींग्स को भी जो है अटैक कर देते हैं। इस इमेज में आप लोग देख सकते हैं कि लेपर्ड जो है फॉरेस्ट ऑफिसर पे अटैक कर रहा है। This is another example of the conflict. इसके बाद आता है बायोलॉजिकल इन्वेशन। बायोलॉजिकल इन्वेशन मींस जैविक आक्रमण। समझ लेते हैं होता क्या है। कोई अगर फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट है या फिर कोई इकोसिस्टम है जहाँ की नेटिव स्पेसीज जो है काफी उसमें है सब कुछ, लेकिन इतने में एक बाहर से कोई एक स्पेसीज आती है एंड वो धीरे धीरे कुछ टाइम पे पूरे पे कब्जा कर लेती है, डोमिनेट कर लेती है, अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज कर लेती है। उस चीज को बोला जाता है इन्वेशन। उस स्पेसीज को बोला जाता है इन्वेसिव स्पेसीज। द स्प्रेड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और स्पेसीज इनटू एन एरिया फॉर्मरली फ्री ऑफ इट, कि पहले वहां पे वो चीज नहीं थी, टिपिकली विद डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स, उसके आने के बाद वहां पे डेट्रीमेंटल मींस नॉट नेगेटिव इफेक्ट्स जो है स्टार्ट हुए, लाइक डिस्प्लेसमेंट और एक्सटिंक्शन ऑफ नेटिव स्पेसीज। जो नेटिव स्पेसीज हैं उनका एक्सटिंक्शन, डिस्टेबलाइजेशन ऑफ द इन्वेडेड इकोसिस्टम, एंड अल्टीमेटली वो जो इकोसिस्टम है उस पे जो है डिस्टेबलाइज कर देता है। तो दिस टाइप ऑफ स्पेसीज आर नोन एज इन्वेसिव स्पेसीज। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी डेफिनेटली, अगर कोई बाहर से आ रहा है इस तरह से ग्रोथ कर रहा है तो डेफिनेटली उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। नंबर वन, उनका ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन बहुत फास्ट है, दैट इज रैपिड रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ। Number two, high dispersal ability. High dispersal ability. Ability to survive on various food types. Means कई सारे फूड टाइप्स रेंजेस पे वो सरवाइव कर लेगा, कई तरह की एनवायरमेंटल कंडीशंस में सरवाइव कर लेगा, वो डिस्पर्जल मूवमेंट भी उसका फास्ट होगा। जब ये सब 4-5 प्रॉपर्टी उसको सपोर्ट करती हैं तभी कोई स्पेसीज जो है इन्वेसिव स्पेसीज। एलियन स्पेसीज। एलियन स्पेसीज वो स्पेसीज है जो कहीं बाहर से आई है, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि एलियन स्पेसीज मस्ट बी इन्वेसिव वन। एलियन स्पेसीज क्या है जो बाहर से आई है, मे बी वो बाहर से आई हो और वो ग्रोथ ना कर पाए स्टार्टिंग में खत्म हो जाए, मे बी उसका ग्रोथ हो लेकिन एक लिमिटेड लेवल तक रहे, बट वो जब डोमिनेट कर लेगा देन दैट स्पेसीज विल बिकम इन्वेसिव स्पेसीज। ये हमने एक एग्जांपल के रूप में पॉन्ड देख रहे हैं, इसमें वाटर हयासिंथ है। वाटर हयासिंथ ने डोमिनेशन कर लिया एंड इट इज नाउ इन्वेसिव स्पेसीज। इकोसिस्टम पे क्या इफेक्ट इसका पड़ता है कि जो वाटर हयासिंथ है वो लाइट पास नहीं होने देगा नीचे। जब लाइट पास नहीं होगा नीचे तो जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। जब एक्वेटिक प्लांट्स खत्म हो जाएंगे तो जो लेक का ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस है वो खत्म हो जाएगा। जब CO2 एंड ऑक्सीजन का बैलेंस खत्म हो जाएगा तो डेफिनेटली वहां के जो फिशेज हैं वो भी स्लोली खत्म हो जाएंगे। तो स्लोली पॉन्ड्स का पूरा इकोसिस्टम था वो डिस्ट्रॉय हो गया बिकॉज ऑफ द इन्वेशन of that particular invasive species. Characteristics हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है कि इन्वेसिव स्पेसीज की जो है, अगर कोई बायोलॉजिकल इन्वेशन हो रहा है तो उस इन्वेसिव स्पेसीज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक होंगी। उसकी ग्रोथ फास्ट होगी, उसका रिप्रोडक्शन रेट हाई होगा, रैपिड होगा। डिस्पर्सल एबिलिटी, उसको एक पर्टिकुलर एरिया से दूसरी जगह स्प्रेड करने की जो एबिलिटी है डिस्पर्स करने की वो हाई होगी। टॉलरेट अ वाइड रेंज ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस, क्योंकि वो दूसरी जगह से आया है तो वो जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं वहां भी उसकी जो रेंज सर्वाइव टॉलरेट करने की जो कैपेसिटी है वो वाइड रेंज को इजीली कर सकता है। कुछ जो सम जो इन्वेसिव स्पेसीज हैं दे प्रोड्यूस टॉक्सिक सेक्रेशंस। टॉक्सिक सेक्रेशंस जस्ट टू कीप देयर प्रेडेटर्स अवे। टॉक्सिक सेक्रेशंस जस्ट टू कीप देयर प्रेडेटर्स अवे। उससे क्या होता है कि उनका जो नेचुरल कोई प्रेडेटर तो है नहीं वहां पे, क्योंकि तभी वो इतना जब इंक्रीज कर रहा है कोई अगर स्पेसीज पूरे एरिया में, दैट मीन्स उनका कोई नेचुरल प्रेडेटर नहीं है। अगर नेचुरल प्रेडेटर नहीं है एंड वो टॉक्सिक सेक्रेशंस भी कर रहे हैं तो उनका जो क्वांटिटी है, उनका जो रिप्रोडक्शन लेवल है वो डेफिनेटली बहुत हाई होगा ही होगा एंड स्प्रेड करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं कुड्जू प्लांट का। कुड्जू प्लांट जापान से यूनाइटेड स्टेट्स में लाया गया था 1876 में फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, कि सॉइल इरोजन को ये रोकेगा।
बट इस तरह से स्प्रेड हुआ, इस तरह से इन्वेसिव स्पेसीज पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में फैल गई कि एट प्रेजेंट 7 मिलियन एकर्स यूनाइटेड स्टेट्स में कुड्जू प्लांट है। 7 मिलियन एकर्स। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द इन्वेसिव स्पेसीज। सिमिलरली ब्राउन ट्री स्नेक, ब्राउन ट्री स्नेक जो है सोलमन आइलैंड से गुआम आइलैंड में लाया गया था 1950 में, लेकिन इसके आने के बाद इसने 3 स्पेसीज एंड 3 स्पेसीज ऑफ बर्ड्स एंड 5 स्पेसीज ऑफ रेप्टाइल्स को एक्सटिंक्ट कर दिया। एक्सटिंक्ट मीन टोटल क्लोज, खत्म। एक्सटिंक्शन मीन कि अब उनके कोई भी उनका लिविंग में उनका कुछ भी क्रिएचर है ही नहीं। इट इज जस्ट ओनली बिकॉज ऑफ द ब्राउन ट्री स्नेक। केन टोड, साउथ अमेरिका से केन टोड जो है ऑस्ट्रेलिया लाया गया था 1935 में फॉर द पर्पज ऑफ पेस्ट कंट्रोल अगेंस्ट द केन बीटल, पेस्ट कंट्रोल करने के लिए। लेकिन 1935 में लाया गया था और अब इसकी जो क्वांटिटी है वो हो चुकी है 200 मिलियन। ऑस्ट्रेलिया में पूरा ये फैल चुका है 200 मिलियन एंड स्प्रेड इन 50,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। जो इसका एरिया में इसमें फैला है ऑस्ट्रेलिया में 50,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, मींस इसने पूरा जो है इन्वेशन कर लिया। क्योंकि ये जितना भी इन्वेशन है और ये चैलेंजेस हैं, हंटिंग है, एसिड रेन, ये क्वालिटी जो डिग्रेडेशन है, these all are threats to the biodiversity and when biodiversity is facing threat we have to conserve it। तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के डिफरेंट गवर्नमेंट्स जो है प्लान्स बनाते हैं। द पर्पस इज टू प्रोटेक्ट एंड टू मैनेज, दोनों प्रोटेक्ट भी करना है एज वेल एज मैनेज भी करना है। So biodiversity conservation has 3 main objectives. The number 1 is to preserve the diversity. Sustainable utilization, sustainable means कि जो उसका प्रोडक्शन है एंड जो उसका एक्सप्लॉइटेशन है, यूजेस है, उन दोनों का रेशियो प्रॉपर रहे, दैट इज सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन। टू मेंटेन लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम्स एंड एसेंशियल इकोलॉजिकल प्रोसेस। कंजर्वेशन के 2 मेथड्स होते हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के। द नंबर 1 इज इन सिटू मेथड एंड द सेकंड वन इज द एक्स सिटू मेथड। इन सिटू मीन्स कि जिसको हमें कंजर्व करना है, जिस पर्टिकुलर एनिमल को और प्लांट को उसको नेचुरल हैबिटेट से निकाला नहीं जाता। फॉर एग्जांपल किसी फॉरेस्ट में हमें पर्टिकुलर एक एनिमल, सपोज लेपर्ड को कंजर्व करना है, तो हम उस लेपर्ड को लेकर के बाहर नहीं जाएंगे, हम उसी के आसपास एक बाउंड्री जो है डिमार्केट कर देंगे, एक बाउंड्री बना देंगे एंड उसका कंजर्वेशन वहीं पे करेंगे। उस लेपर्ड को हम उसके नेटिव प्लेस से मूव ऑन नहीं कराएंगे। दिस टाइप ऑफ कंजर्वेशन मेथड इज नोन एज इन सीटू कंजर्वेशन मेथड। एक्स सीटू कंजर्वेशन मेथड में हम उसके जो नेटिव प्लेस है, लेपर्ड का जो नेटिव प्लेस है, वहां से उसको हम शिफ्ट कर देंगे कहीं सेफ प्लेस पे, लाइक जू और सम अदर प्लेस। तो दिस टाइप ऑफ कंजर्वेशन जिसमें हम उसके नेटिव प्लेस से मूव ऑन करा दे रहे हैं एक्सटर्नल साइड पे, दैट इज नोन एज एक्स सीटू कंजर्वेशन मेथड। इन सिटू में 3 टाइप्स के कंजर्वेशन मेथड होते हैं। नंबर 1 इज नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व। इन तीनों में ही जो नेटिव प्लेसेस पे जो भी एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया जाता, उनके नेटिव प्लेसेस पे ही कंजर्व किया जाता है। एंड एक्स सिटू में है जू, बोटेनिकल गार्डन, जीन बैंक एंड सीड बैंक। इन चारों में ही जो कंजर्वेशन प्रोसेस है उसमें जो नेटिव स्पेसीज है, नेटिव प्लेस है, वहां से निकाल करके शिफ्ट किया जाता है। यहाँ जितना भी स्ट्रक्चर्स इकोसिस्टम होता है वो कंट्रोल्ड वे में होता है, मैन के थ्रू कंट्रोल किया जाता है, ह्यूमन बीइंग के थ्रू। इन सिटू कंजर्वेशन, इट इज द कंजर्वेशन ऑफ स्पेसीज विद इन देयर नेचुरल हैबिटेट। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि उसको नेचुरल जो नेटिव प्लेस है उनका नेचुरल हैबिटेट है, वहां से डिस्टर्ब नहीं किया जाता, वहीं पे कंजर्व किया जाता है। क्योंकि वहीं पे कंजर्व करते हैं तो उसके कुछ एडवांटेज है, लाइक इट इज कॉस्ट इफेक्टिव। हमें उसको ले जाकर दूसरी तरफ उसके अकॉर्डिंगली कुछ एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करना, तो डेफिनेटली इट इज अ कॉस्ट इफेक्टिव मेथड। सेकंड इज अ लार्ज नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी कंजर्व्ड साइमल्टेनियसली। अगर एक पर्टिकुलर हम प्लेस पे अगर हम किसी एक एनिमल के लिए जो है कंजर्वेशन चला रहे हैं, तो डेफिनेटली वहां पे सिर्फ वही एनिमल नहीं है, उसके अलावा दूसरे ऑर्गेनिजम्स भी हैं। तो इस जो इन सिटू कंजर्वेशन मेथड है उससे जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको भी एडवांटेज होती है।
Since the organisms are in a natural ecosystem, they can evolve better and can easily adjust to different environmental conditions. क्योंकि जो नेचुरल इकोसिस्टम जो उसका है वहीं पे हमने उसको रखा है, तो डेफिनेटली वो इवोल्यूशन जो प्रोसेस होगा उनका वो बेटर होगा, एंड अगर कोई इन्वायरमेंटल कंडीशंस चेंजेस भी होते हैं तो इजीली जो है उसको सस्टेन कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। Number one, national park. National park are small reserves maintained by the government. Its boundaries are well demarcated. जितने भी national parks होते हैं उनकी जो boundaries होती हैं वो well demarcated होती हैं, and वहाँ human activities जो है prohibited होती हैं, not permitted, like Kanha National Park and Bandipur National Park. जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है, these are the regions where only wild animals are found. Human activities are permitted. कुछ conditions के साथ जो है human activities जो है permitted होती हैं. Conditions are that they are allowed, humans are allowed here as long as they do not interfere with the conservation project. किसी भी जो conservation project है उसमें अगर वो interference ना करें तो human activities जो है allow होती हैं, and tourist places for भी allow होते हैं यहाँ पे, tourist visits भी. बायोस्फीयर रिजर्व जो पूरे वर्ल्ड वाइड होते हैं वो कंट्रोल होते हैं यूनेस्को से। यूनेस्को डिक्लेयर करता है कि कौन से बायोस्फीयर रिजर्व है कौन से नहीं। तो बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट होते हैं, मल्टीपर्पज प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व में एक स्ट्रेटजी बनाई गई होती है कि एक बड़े से एरिया को जो है, एक बड़े से एरिया में कुछ कोर, जैसे किसी पर्टिकुलर को टारगेट किया गया तो वहां पे कोर बनाया जाता है। कोर में कुछ काफी रिस्ट्रिक्शंस हैवी होती हैं, देन उसके बाद एक लेयर और होती है बफर की, बफर रेंज, एंड उसके ऊपर जो होता है दूसरी आउटर साइड रीजन होती है। तो इस तरह से पूरे कंजर्वेशन स्कीम बनाकर बायोस्फीयर रिजर्व जो है वर्क करते हैं। ex-situ conservation of biodiversity involves the breeding and maintenance of endangered species in artificial ecosystem such as zoos, nurseries, botanical garden and gene banks. मीन्स वहां पे जो है हम उसके नेचुरल हैबिटेट से ले जा करके दूसरा जो आर्टिफिशियली ह्यूमन बींग्स ने बनाया है हैबिटेट वहां पे उसको प्लेस कर देते हैं, एंड जब वहां हम प्लेस करेंगे तो वहां पे डेफिनेटली जो कंपटीशन है वो कम होगा, क्योंकि वहाँ नेचुरल ओपन प्लेस नहीं है, कंजर्व्ड है, तो वहाँ देयर इज लेस कंपटीशन फॉर फूड, वाटर एंड स्पेस अमंग द ऑर्गेनिजम्स। ex-situ के भी कुछ एडवांटेजेस हैं, लाइक एनिमल्स की ब्रीडिंग एक्टिविटी के लिए प्रॉपर टाइम मिलता है। ब्रेड इन कैप्टिविटी कैन बी रीइंट्रोड्यूस्ड इन द वर्ल्ड, अगर उनकी ब्रीडिंग जो एक्टिविटी है वो प्रॉपर रही तो उनको दोबारा से रीइंट्रोड्यूस्ड किया जा सकता है वाइल्ड में, एंड जेनेटिक टेक्निक्स को भी वहाँ पे यूज किया जा सकता है उनके प्रिजर्वेशन के लिए अगर वो स्पेसीज जो है एंडेंजर्ड हो रही है तो। Zoo is a place where animals live in captivity and are put on display for people to view. जो हम zoo कहते हैं, पूरा फुल नेम होता है इसका zoological parks. बोटेनिकल गार्डन में जो प्लांट्स की स्पेसीज को प्रोटेक्ट किया जाता है, सिर्फ प्रोटेक्ट नहीं, वहाँ पे कलेक्शंस भी होते हैं, कल्टीवेशंस भी किए जाते हैं, साथ में अगर प्रिजर्वेशन भी है, एंड पब्लिक के लिए डिस्प्ले भी किया जाता है। क्योंकि डिफरेंट प्लांट्स डिफरेंट सोर्सेस से आए होते हैं, सबके एटमॉस्फेरिक जो कंडीशंस हैं वो डिफरेंट हैं, तो जैसा प्लांट्स की रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग ग्रीन हाउसेस, शेड हाउसेस, अल्पाइन प्लांट्स और एक्सोटिक प्लांट्स, मतलब जिसके प्लांट्स के अकॉर्डिंग जैसी रिक्वायरमेंट होती है उन पर्पस से बोटेनिकल गार्डन्स जो हैं डेवलप किए जाते हैं। Gene banks are type of biorepository that preserves genetic materials. कि जिस भी वो कंजर्वेशन करना है जिस भी प्लांट्स एनिमल्स के, तो उसके जीन्स को जो है प्रिजर्व किया जाता है। जब प्रिजर्व किया जाता है तो एक मेथड होता है फेमस, प्रिजर्वेशन डेफिनेटली मींस इन वेरी लेस टेम्परेचर, इन माइनस, कई बार अधिकतर माइनस में ही प्रिजर्व किया जाता है जब -डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसमें जो केमिकल यूज होता है दैट इज लिक्विड नाइट्रोजन यूज करके जीन बैंक्स में जो है प्रिजर्वेशन किया जाता है। प्लांट्स के लिए इन विट्रो स्टोरेज किया जाता है, इससे उनकी जो प्लांट्स की कटिंग्स होती हैं, जो सीड्स होते हैं, इन सबको प्रिजर्व किया जाता है। एनिमल्स में जो स्पर्म्स होते हैं, एग्स होते हैं, उन सबको फ्रीज किया जाता है। कोरल रीफ्स में जो उनके फ्रेगमेंट्स होते हैं वो वाटर टैंक्स में करके कंट्रोल्ड कंडीशन में प्रिजर्व किया जाता है। इंडिया में NBPGR में ये प्रोसेस होता है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, पूसा, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट इज सीड बैंक।
सीड बैंक स्टोर सीड्स टू प्रिजर्व जेनेटिक डाइवर्सिटी। जीन बैंक्स की तरह ही सीड बैंक्स भी हैं, बट द पर्पज इज ओनली फॉर द सीड। तो जो सीड्स हैं उनके कलेक्शंस रखे जाते हैं, उनके प्रिजर्वेशन मेथड्स को जो है यहाँ पे पूरा प्रोसेस किया जाता है। टू प्रिजर्व द जीन्स दैट प्लांट्स ब्रीडर्स नीड टू इंक्रीज यील्ड, डिजीज रेजिस्टेंस, ड्रॉट टॉलरेंस, न्यूट्रिशनल क्वालिटी, टेस्ट, इन सबको देखते हुए जो सीड्स हैं उनको प्रिजर्व किया जाता है। जब बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की जाती है तो वहाँ कुछ स्पेसीज को आइडेंटिफाई किया जाता है। लाइक अगर कोई एक फॉरेस्ट है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ एक स्पेसीज होगी जो कुछ बता रही होगी, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दे रही होगी। लाइक अगर कोई ऐसी स्पेसीज है जो वहाँ इंडिकेट कर रही है पॉल्यूशन के बारे में, अगर वहाँ एलिफेंट्स हैं डेफिनेटली वहाँ दैट मीन्स वहाँ पे जो है ग्रीनरी सब कुछ अच्छी होगी। अगर वहाँ टाइगर मीन्स डेफिनेटली वहाँ डियर्स की क्वांटिटी अच्छी होगी। इस तरह से किसी भी जब बायोडाइवर्सिटी में कुछ अगर स्पेसीज जो है आइडेंटिफाई की जाती हैं कि वो कुछ ना कुछ इंडिकेट कर रही होती हैं, उसके बारे में कुछ ना कुछ बता रही होती हैं। तो ऐसे नंबर 1 होते हैं कीस्टोन स्पेसीज। Keystone species is a species that plays an essential role in the structure, functioning or productivity of a habitat or ecosystem at a defined level. इसमें बायोडाइवर्सिटी में एक उसका एसेंशियल रोल होता है कीस्टोन स्पेसीज का, लाइक स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग और प्रोडक्टिविटी ऑफ अ हैबिटेट, उस पूरे कंप्लीट हैबिटेट में उसका पर्टिकुलर रोल होता है कीस्टोन का, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसके लिए। लाइक अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो उसमें बैट्स एंड इंसेक्ट्स के जो है रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन फ्लैगशिप स्पेसीज, अगर हम कहीं पे कंजर्वेशन कर रहे हैं तो हम एक वहाँ पे एम्बेसडर बनाते हैं। एम्बेसडर मीन्स कि किसके लिए कंजर्वेशन किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल टाइगर, अगर कोई कंजर्वेशन हो रहा है तो उसमें जो भी हमारा एक एम्बेसडर बन रहा है, आइकन बन रहा है, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर चला था, प्रोजेक्ट एलिफेंट चला था, तो हमने एक एम्बेसडर क्रिएट किया। उस एम्बेसडर क्रिएट करने से क्या है कि लोगों में अवेयरनेस भी आती है। तो जो हमारा वो फ्लैगशिप जो हमारी स्कीम चली, जो हमारा उसमें स्पेसीज फ्लैगशिप रहा, दैट इज नोन एज फ्लैगशिप स्पेसीज। इट इज अ स्पेसीज सिलेक्टेड टू एक्ट एज एन एम्बेसडर, आइकन और सिंबल फॉर अ डिफाइंड हैबिटेट, इशू, कैंपेन और इन्वायरमेंटल कॉज। प्रियोरिटी स्पेसीज, जब हम कंजर्वेशन करते हैं तो हमने कुछ टारगेट स्पेसीज को बना लिया, लेकिन क्या होता है कि प्रोसेस से मे बी दूसरी स्पेसीज पे भी इफेक्ट आ जाए एंड मे बी वो दूसरे भी एंडेंजर्ड हो या फिर थ्रेटेंड हो, तो उनकी भी प्रियोरिटी लिस्ट बनाई जाती है। तो उन स्पेसीज को भी आइडेंटिफाई करके प्रियोरिटी पे लिस्ट रखा जाता है। प्रियोरिटी स्पेसीज सोनली फॉर द पर्पज ऑफ प्लानिंग एंड सिंपल कम्युनिकेशन। प्लानिंग में हम स्टेज वाइज सब जब प्लान करते हैं तो प्रियोरिटी स्पेसीज का भी हमें स्पेशल ध्यान रखना होता है। It is reflective of a key threat across the ecoregion. इंडिकेटर स्पेसीज, इंडिकेटर स्पेसीज मींस कि जो इंडिकेट करती हैं वहां पे फ्रेश वाटर है, जैसे लाइक एक्वेटिक इकोसिस्टम है, अगर क्रेफिश है वहां पे, क्रेफिश से वहीं पाई जाती है जहाँ पे फ्रेश वाटर की क्वालिटी अच्छी होती है। तो डेफिनेटली अगर एक्वेटिक इकोसिस्टम में कहीं पे अगर क्रेफिश आ गई किसी फ्रेश वाटर में, सो वी विल एज्यूम दैट द क्वालिटी इज गुड। Corals, these are indicators of marine process such as siltation, sea water rise. अगर कहीं corals हैं तो definitely वो indicate कर रहे हैं कि वहाँ sea water जो है present है। तो indicator species are species or group of species chosen as an indicator of or proxy for the state of an ecosystem. स्पेसीज रीइंट्रोडक्शन एंड ट्रांसलोकेशन, जब हम कंजर्वेशन करते हैं तो कंजर्वेशन मींस कि हमें उस एरिया में जो भी एंडेंजर्ड स्पेसीज हैं या फिर खत्म हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, उस पर्टिकुलर एरिया, नॉट इन ओवरऑल, तो उसके हिसाब से हम रीइंट्रोडक्शन और ट्रांसलोकेट जो है करते हैं। रीइंट्रोडक्शन मींस कि किसी जू से या फिर कहीं पे जो हमारे पे बैंक्स हैं, बोटेनिकल गार्डन्स, वहां से हम उस स्पेसीज को ला करके उस फॉरेस्ट में हमने इंट्रोड्यूस किया, तो दिस इज रीइंट्रोडक्शन। एंड ट्रांसलोकेशन मींस कि किसी और रीजन में वो था एंड वहां से हम डायरेक्टली ला करके दूसरे रीजन में उसको हमने प्लेस कर दिया, दिस इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। Species reintroduction and translocation is the deliberate release of a species in the wild from captivity or other areas where the organism is capable of survival. Species that may be eligible for reintroduction are typically threatened or endangered in the wild.
डेफिनेटली जो थ्रेटेंड और एंडेंजर्ड हो गए उन्हीं को ही हम रीइंट्रोड्यूस और ट्रांसलोकेट करेंगे। कुछ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स इंडिया में चलाए गए थे, लाइक प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल। तो हम वो ब्रीफली अभी 4-5 प्रोजेक्ट्स को डिस्कस कर लेंगे। प्रोजेक्ट टाइगर चला था 1973 में बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड यू ऑल नो दैट बंगाल टाइगर इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। तो प्रोजेक्ट टाइगर काफी सक्सेसफुल रहा। प्रोजेक्ट टाइगर के जो ग्राफ्स आए कि जितना जब से प्रोजेक्ट टाइगर चला तब से जो इंक्रीज था टाइगर की क्वांटिटी में वो काफी हेल्दी रहा। तो प्रोजेक्ट टाइगर इज अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके दो एम्स थे। नंबर वन, अगर टाइगर को कंजर्व करना है तो जितने भी डिप्लेशन ऑफ टाइगर के फैक्टर्स हैं, रिड्यूस फैक्टर्स दैट लेड टू द डिप्लेशन ऑफ टाइगर, जितने भी डिप्लेशन ऑफ टाइगर के फैक्टर्स हैं उनको रिड्यूस करना, एंड पैरेलली टाइगर की पॉपुलेशन को इंक्रीज करना। इन दो एम्स के साथ जो है प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था। 2005 में गवर्नमेंट ने एक NTCA क्रिएट की थी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी एनहेंसिंग दी स्कीम, कि कैसे कैसे और स्ट्रेटजी बनानी है, उसको कैसे एनहेंस करना है। तो जो स्ट्रेटजी अपनाई गई थी वो बायोस्फीयर रिजर्व टाइप की थी, कि जो सबसे सेंट्रल एरिया है जहाँ टाइगर्स हैं वहां पे जो है कोर एरिया वो होगा, उसके आगे जो है बफर एरिया बनेगा, एंड उसके बाद जो है आगे एक आउटसाइड एरिया होगा। तो इसी स्कीम और पर्पस को यूज करके प्रोजेक्ट टाइगर जो है किया गया था रन। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट एलिफेंट। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने स्टार्ट किया था। इसमें डायरेक्ट गवर्नमेंट इन्वॉल्व ना होकर के सपोर्ट कर रही थी स्टेट्स का। दे प्रोवाइडेड सपोर्ट टू वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एफर्ट्स बाय द स्टेट्स। इसमें भी 3 पर्पस थे, क्योंकि जो एलिफेंट्स होते हैं इनका माइग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। अगर वो किसी फॉरेस्ट में है तो वो कॉन्टिन्यूसली काफ़ी ज़्यादा माइग्रेट करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। तो माइग्रेशन को देखते हुए 3 इनके टारगेट थे। एक तो प्रोटेक्टिंग द एलिफेंट्स, फर्स्ट एलिफेंट्स को प्रोटेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि एलिफेंट्स के आइवरी के लिए एलिफेंट्स पे भी अटैक होता है, उनके हैबिटेट्स एंड उनके जो माइग्रेशन कॉरिडोर्स हैं। तो इन 3 चीज़ों को इंपॉर्टेंस देकर के प्रोजेक्ट एलिफेंट रन किया गया। वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम। वल्चर कंजर्वेशन जो है 2004 में हरियाणा में स्टार्ट हुआ था, एंड हरियाणा में इन कोलैबोरेशन विद दी बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS के साथ कोलैबोरेशन में वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। 3 टाइप्स ऑफ वल्चर पे स्पेशल फोकस था। नंबर 1, वाइट बैक्ड वल्चर, लॉन्ग बिल्ड वल्चर एंड स्लेंडर बिल्ड वल्चर। इन तीनों वल्चरों पे स्पेशल फोकस था इस प्लान का। इसमें एक केमिकल कंपाउंड जो है काफी साइंटिफिक स्टडी में हाईलाइट हुआ था, उसका नेम था डिक्लोफिनेक। डिक्लोफिनेक डिक्लोफिनेक जनरली नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग होता है, जो कि जनरली जो है पेन किलर के रूप में यूज होता है। एनिमल्स में भी एंड प्लांट्स में भी होता है। एनिमल्स में होता था, एंड ह्यूमन बीइंग में अभी भी होता है। तो डिक्लोफिनेक जो है उसका क्या प्रॉपर्टी थी कि डिक्लोफिनेक जब हम एनिमल्स में देते थे, एंड यू नो वल्चर जो है कार्निवोर्स होता है, तो वल्चर जब उन दूसरे एनिमल्स या फिर किसी पर अटैक करता था तो वल्चर के अंदर जब डिक्लोफिनेक जाता था तो जो वल्चर के एग्स होते हैं उस पर डिक्लोफिनेक डायरेक्टली अफेक्ट करता है। जब वल्चर का जो एग होता है उसकी जो मेम्ब्रेन होती है कैल्शियम की वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिससे हैचिंग के टाइम एग्स जो है खत्म हो जाते हैं। एंड डिक्लोफिनेक एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया वल्चर्स की क्वांटिटी डिक्रीज होने में। जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया थे DCGI, उन्होंने 11 मई 2006 को बैन लगा दिया डिक्लोफिनेक पे। डिक्लोफिनेक एक इम्पॉर्टेंट केमिकल है जिसका डायरेक्ट रिलेशन वल्चर से ऑब्जर्व किया गया बहुत सारी साइंटिफिक स्टडी में। तो 2006 में डिक्लोफिनेक पे बैन लग गया फॉर द यूज ऑफ वेटरनरी यूज। वेटरनरी यूज, एनिमल यूज में जो है डिक्लोफिनेक पे बैन लग गया। इसके अलावा एक फेमस प्रोजेक्ट था प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड लोकल नेम उसका गोडावन है, जो कि 2013 में राजस्थान गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था। राजस्थान गवर्नमेंट ने तब स्टार्ट किया था जब उसका गोडावन जो है वो एंडेंजर्ड लिस्ट में आ गया था। इसके लिए उन्होंने कुछ एक्टिविटीज जो है राजस्थान गवर्नमेंट ने फ्रेम आउट करी थी, लाइक इंटेंसिव पेट्रोलिंग, कि जहां जहां भी ये है बस्टर्ड है वहां पे पेट्रोलिंग के लिए।
इंटेलिजेंस उन्होंने नेटवर्क डेवलप किया, कई जगह चेक पोस्ट और बैरियर्स लगाए ताकि आसपास जो भी लोग हैं उन सब पे कंट्रोल किया जा सके कि कोई हंटिंग तो नहीं हो रही है। उनके हैबिटेट प्रोटेक्शंस किए गए, उनके जो हैबिटेट थे उनके एनरिचमेंट खुद गवर्नमेंट द्वारा ही जो है प्लांटिंग ग्रासेस जो मतलब उस बस्टर्ड के लिए फेवरेबल कंडीशंस थे उन सबको डेवलप किया गया। फार्मर्स जो हेल्प और सपोर्ट कर रहे थे उनको इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए गए, एंड जहां जहां उनका प्रोटेक्शन चल रहा था उसके आसपास जितने भी विलेजेस थे वहां पे मैसिव अवेयरनेस प्रोग्राम किया। एंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो प्रोजेक्ट था वो काफी सक्सेसफुल रहा राजस्थान में। ऐसे इंडिया में एक फेमस और प्रोजेक्ट है क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट जो 1975 में स्टार्ट हुआ था, ओडिशा के सतकोशिया गॉर्ज यूनिवर्सिटी से स्टार्ट हुआ था ये, एंड ये इम्प्लीमेंटेड किया गया था यूएनडीपी से एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का ज्वाइंट प्रोजेक्ट था। इसमें क्रोकोडाइल्स की कई वैरायटीज लाइक घड़ियाल इन सबको कई सारी वैरायटीज एनालिस्ट की थी 6 से 7, उस सबको जो है प्रोटेक्शन के लिए टारगेट किया गया था। उसी के अकॉर्डिंग जो घड़ियाल है पर्टिकुलर एलिवेटर कहते हैं, घड़ियाल के लिए कुकरेल रिजर्व फॉरेस्ट लखनऊ में 1976 में क्रिएट किया गया था। एक और फेमस जो प्रोजेक्ट है दैट इज प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड 2009 में स्टार्ट हुआ था एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडिया। स्नो लेपर्ड हिमालयन बेल्ट में पाया जाता है। एक टाइम था जब IUCN के रेड लिस्ट में जो है ये एंडेंजर्ड था, लेकिन जब इसका कंजर्वेशन स्टार्ट हुआ तो कंजर्वेशन इतना सक्सेसफुल हुआ कि वो जो है एंडेंजर्ड से IUCN ने उसको वल्नरेबल लिस्ट में कर दिया, मींस उसकी क्वांटिटीज जो है काफी इंक्रीज कर चुकी थी। बेसिकली जो स्नो लेपर्ड है वो जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में ऑब्जर्व किया जाता है। इसके अलावा एक और फेमस प्रोजेक्ट था प्रोजेक्ट हैंगुल, दैट इज नोन एज हैंगुल इज नोन एज कश्मीरी स्टैग। नेशनल पार्क डची गांव में इनको जो है स्टार्ट किया गया था प्रोजेक्ट हैंगुल, जो कि जो नेशनल पार्क है 3035 मीटर एल्टीट्यूड पे है। 1970s में स्टार्ट हुआ था एंड जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के साथ जो IUCN जो ये कंजर्वेशन के देखती है एंड WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ये तीनों गवर्नमेंट, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट, IUCN और WWF, इन तीनों का ये ज्वाइंट प्रोजेक्ट था जो कि काफी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट हैंगुल भी रहा। इसमें भी क्वांटिटी जो हैंगुल से काफी इंक्रीज हो गई थी। थैंक यू। यहाँ आपका बायोडाइवर्सिटी जो यूनिट है वो कंप्लीट हो गया है। आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप पोस्ट कर दीजिए, आई विल रिप्लाई। ज्योति मीना पूछ रही है प्लीज रिपीट हैबिटेट डिग्रेडेशन। ज्योति देखो, हैबिटेट डिग्रेडेशन मींस जो उनका नेचुरल हैबिटेट है उसकी क्वालिटी का डिग्रेड हो जाना। तो डिस्ट्रक्शन वर्ड अलग है, डिग्रेडेशन वर्ड अलग है। डिस्ट्रक्शन मतलब हैबिटेट को कंप्लीटली खत्म कर देना, लाइक फॉरेस्ट है, अगर कोई फॉरेस्ट फायर हुआ तो पूरा डिस्ट्रक्ट हो गया, खत्म हो गया। बट डिग्रेडेशन में स्लोली स्लोली उसकी जो क्वालिटी है वो इतना डिग्रेड हो जाएगी कि वहां पे हैबिटेट जो है मतलब वो सर्वाइव एनिमल वहां पे कर ही नहीं पाएगा। तो हैबिटेट डिग्रेडेशन इज मीन क्वालिटी जो है उसकी पुअर हो जाए। वहाँ पॉल्यूशन की वजह से होता है, बहुत सारी चीजें हो सकते हैं। तनु ने पूछा जूनोटिक डिसीजेस क्या होते हैं। तनु, जो जूनोटिक डिसीजेस होती हैं ये हर जो हमारा फूड चेन है, फूड चेन में हर एक ट्रॉफिक लेवल पे सब एनिमल्स की जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो कई बार क्या होता है जो माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो किसी और एनिमल्स पे काफी अटैक करते हैं डायरेक्टली, वो दूसरे लेवल पे नहीं, दूसरे एनिमल्स को नहीं करते हैं। और जो एनिमल उनको खा रहा होता है उसका इम्यून सिस्टम उन सारे माइक्रोब्स को मार देता है। लेकिन अगर हम उस पूरे फूड चेन से उस एनिमल को खत्म कर देते हैं तो वो माइक्रोब्स अब दूसरे एनिमल्स जिन पर अटैक नहीं वो कर रहे होते हैं उन पे भी स्टार्ट हो जाता है। तो इस वजह से जो ये डिजीज स्प्रेड होती है उसे जूनोटिक डिजीज कहते हैं।
तनु सर व्हाट इज जीन बैंक? जीन बैंक जो एक ex-situ मेथड है, जीन बैंक में काफी लो टेम्परेचर पे प्लांट्स एंड एनिमल्स के जीन्स को प्रिजर्व किया जाता है, ताकि इन फ्यूचर अगर वो एंडेंजर्ड हो जाए तो उस जीन्स को यूज करके दोबारा से उसके हेल्प से जो है उन्हें रिग्रो किया जा सके। डिग्रेडेशन से पहले वाला टॉपिक, ओके। डिग्रेडेशन जो था ये थ्रेड्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी चल रहा है। इससे पहले बायोडाइवर्सिटी 1 था जिसमें बायोडाइवर्सिटी पढ़ाया गया था। आज जो था बायोडाइवर्सिटी पार्ट 2 था जिसमें थ्रेड्स टू बायोडाइवर्सिटी जिसका पार्ट था डिग्रेडेशन। प्लीज गिव गूगल क्लासरूम कोड। ऐसा कोई गूगल क्लासरूम पे नहीं होता है, माइक्रोसॉफ्ट टीम पे होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके और कोई क्वेरीज नहीं है फिर? थैंक यू सो मच, थैंक यू टू ऑल।